नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो बीएसटीसी जो अपन पढ़ रहे हैं आपके सामने बीएसटीसी की क्लास है, रीजनिंग की उसकी नेक्स्ट क्लास है। और आज की क्लास में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं आपके सामने जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, कोडिंग डिकोडिंग। बहुत प्यारा और बहुत मजेदार टॉपिक है आपके सामने। देखो, पहला टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया, उसके अपन ने 5 वीडियो कंप्लीटली आपके लिए बनाए। इसके बाद ये सेकंड टॉपिक है बीएसटीसी के लिए आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग। बहुत प्यारा टॉपिक है। अगर हम पेपर का एनालिसिस करें तो आप पेपर उठा के देखो, क्वेश्चन पिछले 10 साल के अगर पेपर आप उठा के देखोगे तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो नॉर्मली मान लो, उससे ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पेपर में पुटअप किए जाते हैं। तो काफी मजेदार वेरिएंट है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी अच्छा है और अच्छे सुनना जो कहा जाए आपके सामने। तो टॉपिक है, पहले टॉपिक का मतलब समझेंगे, टॉपिक का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद आगे डिटेल बात करेंगे। बातों में सीखेंगे, मजेदार ढंग से सीखेंगे दोस्तों। अच्छे समझने की कोशिश करना क्या कह रहे हैं हम आपके सामने, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग। देखो, कोडिंग को हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन और डिकोडिंग को बोलते हैं हिंदी में कूट वाचन। तो पहले क्या होता है कि लेखन करते हैं, बाद में वाचन कर देते हैं। तो पहले लेखन करेंगे और बाद में क्या कर देंगे बताओ, वाचन। तो किसी भी आसान भाषा को कोड भाषा में बदलना, कोई भी आसान भाषा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आसान भाषा किसे कहते हैं? अरे भैया, जो भाषा आपको आसानी से समझ में आती हो उस भाषा को हम आसान भाषा कहते हैं। अगर आपको हाड़ौती समझ में आती है हाड़ौती आसान है, मारवाड़ी समझ में आती है मारवाड़ी आसान है ना, हिंदी समझ में आती है हिंदी आसान है, इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश आसान है। मतलब जो भाषा आपको आसानी से समझ में आती है वो आपके लिए आसान भाषा है। जो भाषा आपको आसानी से समझ में आती है उसे कहते हैं अपन आसान भाषा। तो आसान भाषा को कोड भाषा में बदलना कोडिंग कहलाता है और वापस कोड भाषा को आसान भाषा में बदलना डिकोडिंग कहलाता है ना। कोड भाषा को वापस आसान भाषा में बदलना क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। प्रैक्टिकली समझे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको, और प्रैक्टिकली सुनाते हैं देखो आपके सामने। बच्चों की सुविधा के हिसाब से और एग्जाम में प्रश्नों के हिसाब से इस चैप्टर को कंप्लीटली अपन ने 4 भागों में बांटा भी है। उसमें से पहला भाग है आपका नामों के कूट। तो सबसे पहले जानने वाले अपन नामों के कूट का, नामों के कूट कैसे होते हैं, नामों की चर्चा करेंगे। तो नामों के कूट प्रैक्टिकली समझने के लिए प्रैक्टिकली सुनना पड़ेगा, गौर सुनिएगा। देखो, आपने आर्मी से रिलेटेड पिक्चरें देखी होगी, पिक्चरों से समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो सुनना, आर्मी की जो पिक्चरें होती है ना आर्मी की, वो देखोगे आपने, उनमें वायरलेस पर बात करते हैं। देखो देखा होगा आपने, मेजर वगैरह कर्नल वगैरह होते हैं, वो वायरलेस पर बात करते ही बोलते हैं मैं शेर बोल रहा हूँ, मैं चीता बोल रहा हूँ, है ना। इस प्रकार के नामों का प्रयोग करते हैं, अलो लो, चार्ली, डेल्टा, अल्फा, इस प्रकार से संबोधन करते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा, ये बात देखी होगी आपने। तो क्या ऐसा बोलने में उनको मजा आता है? नहीं भैया। वायरलेस जो होते हैं वो फ्रिक्वेंसी पे चलते हैं भैया, तो उस फ्रिक्वेंसी को सेम फ्रिक्वेंसी सेट करके आतंकवादी भी आपकी बातों को सुन सकता है। तो हमारे देश की जो इंफॉर्मेशन है, कौन सी चौकी पर कौन सा मेजर है, इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो जाए, इस वजह से कोड भाषा में बात की जाती है। तो बोलते हैं मैं शेर बोल रहा हूँ, चीता बोल रहा हूँ। अरे भाई, जो बोल रहा है उसको पता है शेर कौन है, जो सुन रहा है उसको पता है कि शेर कौन है, बीच वाले को समझाने से क्या मतलब है? इसे कोड कहते हैं भैया, ठीक है। तो जो बोल रहा है उसको समझ में आ जाए, सुन रहा है उसको समझ में आ जाए, वो आपके सामने कोड है। चलिए एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनाता हूं मैं, देखो सुनिएगा। आपने एक पिक्चर देखोगे इंडियन, आपने एक पिक्चर देखोगी इंडियन, देखोगे सनी देओल की। सनी देओल एयरपोर्ट पर 300 कमांडो बुलाता है, बुलाता 300 कमांडो। तो 300 कमांडो में उसको ये पता करना होता है कि इनमें आतंकवादी कौन, तो कोड भाषा का प्रयोग करता है। हमारे देश में कमांडोज को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और स्पेशल ट्रेनिंग के तहत उनको सिखाया जाता है ना। उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें सिखाया जाता है, उनकी भाषा को खुद ही समझते हैं, उनके अलावा कोई नहीं। जैसे उनको अंदर ले जाया जाता है सिक्योरिटी के लिए, उससे पहले उनको वार्म अप कराता है उनका कमांडेड ऑफिसर, और उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं जिनको उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कमांडो ही है, कोई आतंकवादी उनमें शामिल नहीं हो रहा है। तो सनी देओल ने 300 कमांडो को एयरपोर्ट के बाहर खड़ा कर दिया था, आपने देखा हो तो, इंडियन पिक्चर देखी हो तो। फिर उनको वार्म अप कराता है और कोड भाषा में उनको ये बोलता है जैसे मैं बाएं मुड़ने के बोलूँ सभी नीचे बैठ जाना, जैसे मैं बाएं मुड़ने के बोलूँ सभी कहाँ बैठ जाना, नीचे बैठ जाना, ऐसे सनी देओल कहता है, ठीक है भाई। जैसे सनी देओल ने बोला बाएं मुड़, सारे जितने भी कमांडो थे सारे नीचे बैठ गए, क्योंकि कमांडोज को तो पता था ना कि बाएं मुड़ने के बोले नीचे बैठना है। अब एक आतंकवादी था बेचारा उसमें, उसको तो बाएं मुड़ने का बोले बाएं मुड़ना ही समझेगा, तो बाएं मुड़ने के बोला, ऐसे बाएं मुड़ गया आपके सामने। अब बाएं मुड़ते ऑन द स्पॉट सनी देओल ने शूट कर दिया, एयरपोर्ट पे भी है। अब गांव के लोग बोलते हैं सनी देओल में कितना दिमाग है यार, है ना, सनी देओल ने कितना दिमाग, देखो एयरपोर्ट पे और ना फटाफट 300 में पता कर दिया गद्दार कौन है भाई। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोड भाषा का प्रयोग किया है और कमांडोज कोड समझते हैं भी है। तो 300 में क्या लाखों की भीड़ में पता कर सकते हैं कि भाई ये सदस्य हमारे बीच का नहीं है। तो कोड भाषा का प्रयोग किया गया था भैया, यहाँ किया गया है। हर पिक्चर में हीरो का अलग अलग नाम होता है, आपने नोटिस किया होगा, तो वहाँ पे कोड भाषा का प्रयोग होता है, काल्पनिक नाम होता है। और जब भी कोई पिक्चर या नाटक स्टार्ट होता है तो आपने नोटिस किया होगा एक व्हाइट कलर का पर्दा आता है, देखा होगा आपने।
एक व्हाइट कलर का पर्दा आता है, अगर आप नोटिस किया, कभी नाटक देखा होगा, कभी पिक्चर देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि एक व्हाइट कलर का पर्दा आता है, उस व्हाइट कलर के पर्दे को आपने देखा होगा। उस व्हाइट कलर के पर्दे में क्लियर लिखा होता है इस घटना के सारे पात्र काल्पनिक है, कृपया इनको सत्य ना समझे और अपने निजी जिंदगी में प्रयोग ना करें। क्लियर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? इस घटना के सारे पात्र काल्पनिक है, कृपया इनको सत्य ना समझे और अपने निजी जिंदगी में प्रयोग ना करें। तो भैया आज मैं कह रहा हूं, जब तक आप मुझसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, इस घटना के सारे पात्र भी काल्पनिक है, कृपया इनको सत्य ना समझे और अपने निजी जिंदगी में बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। ये सब काल्पनिक है, बिकॉज ये सब कोड है। हम कल्पना में बात करेंगे, मैं समझ जाऊंगा, तुम समझ जाओगे और पेपर दोगे तो एग्जाम वाला समझ जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन बाहर किसी को बोला तो पीट भी सकता है भी, ऐसी भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये सब कल्पना में बातें कर रहे हैं, तो ये सारी बातें मैंने समझ दी। आप कमांडोज हो, आपको इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं और आप बातें समझ चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस के जरिए बताते हैं आपको क्वेश्चन में वास्तव में क्या होता है, जिसको जो बोला जाए। देखो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, तो पहले तो आपको असली आंसर पता होना चाहिए। अगर आपको असली आंसर पता है तो असली को क्या कहा जा रहा है वो आपको जवाब देना ऑप्शन में। तो सैंपल दिखाता हूं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा हो, देखो कोई भी दूसरा ग्रह है, उसमें मृदा, जल, प्रकाश और वायु और आकाश के लिए, ये 5 शब्द दे रखे, मृदा, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली में देखो कर्मश बोला तो मृदा को बोल रहे आकाश, जल को बोल रहे प्रकाश, प्रकाश को वायु, वायु को जल और आकाश को मृदा कहा जाए। तो वहां किसी को प्यास लगे तो क्या पिएंगे? तो आप अच्छी तरह जानते हैं असली जो आंसर है वो पानी है, क्योंकि जब भी किसी को प्यास लगती है तो पानी पीता है, मतलब जल पीता है। और तो स्थानीय शब्दावली की बात करें तो उसमें उसका अर्थ प्रकाश है, तो वहां जिसको भी प्यास लगेगी वो प्रकाश पिएगा भी, जिसको भी प्यास लगेगी क्या पिएगा बताओ? प्रकाश। बिल्कुल सिंपल है, कितने आसानी से करते थे कोड भाषा के जरिए अपन। तो वहां जिसको भी प्यास लगेगी वो प्रकाश पिएगा, जल को प्रकाश कहा जा रहा है। जल को क्या कहा जा रहा है बताओ? प्रकाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको? यदि सूरज को चांद, चांद को आकाश, आकाश को बादल, बादल को वर्षा और वर्षा को सूरज कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? असली आंसर तो ये आप जानते हो कि पक्षी आप जानते हैं आसमान में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं मतलब। और आप जानते हैं जब आकाश में उड़ता है, दुनिया का सारा आकाश तुम्हारे लिए बादल है, दुनिया का सारा आकाश तुम्हारे लिए क्या है? बादल। तो आप कहेंगे पक्षी बादल में उड़ते हैं, जबकि आकाश में उड़ते हैं। लेकिन आकाश को क्या कहा जा रहा है? बादल कहा जा रहा है, और आकाश को बादल कहा जा रहा है, तो आपका आंसर आ गया बादल। चलो और देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, तारे को सूर्य कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो वापस देखो आकाश को क्या कहा जा रहा है, तो इस बार आकाश को तारा कहा जा रहा है भी, इस बार आकाश क्या कहा जा रहा है? तारा। तो आप कैसे पक्षी तारे में उड़ते हैं भी, पक्षी खाई में उड़ते हैं? तारा। थोड़ा सुनने में अजीब नहीं लग रहा कि तारे में उड़ते हैं? मैंने कहा था इस घटना के सारे पात्र काल्पनिक है, तो सारे पात्र काल्पनिक है, तो कृपया इनको सत्य ना समझे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बस पेपर में काम आएगा, आप समझ जाओगे और पेपर वाला समझ जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हवा को जल, जल को हरा, हरे को धूल, धूल को पीला, पीले को बादल कहा जाए तो मछली कहाँ रहती है? अरे आप जानते हैं मछली कहाँ रहती है? जल में। और जल को क्या कहा जा रहा है? हरा। तो जल को हरा कहा जा रहा था, आपका आंसर क्या आ गया? हरा। जल को क्या कहा जा रहा है? हरा। तो जल का आंसर क्या आ गया आपका? हरा आ गया। बिल्कुल सिंपल सी बात। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर। यदि पेड़ को पहाड़, पहाड़ को पानी, पानी को जंगल, जंगल को बस, बस को ट्रक और ट्रक को घर कहा जाए तो मछली कहाँ रहती है? तो आप जानते हैं मछली पानी में रहती है और पानी को जंगल कहा जा रहा है। मछली पानी में रहती है, अब पानी को क्या कहा जा रहा है बताओ? जंगल कहा जा रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा जंगल, मतलब मछली जंगल में रहती है। मछली कहाँ रहती है दोस्तों? जंगल में रहती है, ठीक है। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सुनो। यदि दूसर को पीला, पीले को सफेद, सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को काला, काले को बैंगनी कहा जाए तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? स्वच्छ आकाश का रंग, तो आप जानते हैं स्वच्छ आकाश का रंग जो होता है नीला होता है, तो नीले को लाल कहा जा रहा है। नीले को क्या कहा जा रहा है बताओ? लाल कहा जा रहा है। तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, नीले को लाल कहा जा रहा है, तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका लाल हो जाएगा। नीले को लाल कहा जाए मतलब आपका आंसर लाल हो जाएगा। नीले को लाल कहा जाए मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? लाल। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली अप्रोच किया क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो देखो 6 क्वेश्चन के जरिए अपन ने बताया कि वास्तव में पहले टाइप और नामक कूट से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर ये क्लास आपने अच्छे से देखी ना, तो मेरी गारंटी है कि आप नामक कूट का कोई भी क्वेश्चन घबराओगे। तो यहाँ 2 टाइप क्लियर करने वाले हैं। अभी नामक कूट कंप्लीट किया अपन ने, अब अंक और संकेत कूटों के बारे में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। अब देखो आप टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में अपन बात करेंगे आपके सामने संकेतों के कूट की।
भाई संकेतों कूट को मतलब यहाँ पर संकेतों की बात करेंगे, और अभी तक जो बात कर रहे थे वो नामों की बात कर रहे थे। और संकेत तो आप जानते हैं, आपने मोबाइल में संकेत देखे हैं, लैपटॉप में संकेत देखे होंगे, @ हैज, स्टार, परसेंटाइल, क्वेश्चन मार्क, कोमा, ये सब क्या है, ये संकेत है जो अपने काम आते हैं, डॉलर, इनको अपन इस्तेमाल करेंगे। तो देखो क्या होता है कि इस प्रकार के प्रश्नों में कॉमन बात आपको पहले बता देता हूं मैं, इस प्रकार के प्रश्न करने का बिल्कुल ईजी और आसान तरीका भी है। इस प्रकार के प्रश्नों में चाहे कोड हो, कोड के रूप में संकेत हो, चाहे अंक हो, इस अंक और संकेतों के कूट में बिल्कुल सिंपल और आसान सा फंडा है, जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है, जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। जैसे कैसे, जैसे यहाँ देखो जी के सामने क्या लिख रहा है, 2 नाम देकर तीसरा पूछेगा, जी के सामने क्या लिख रहा है 5, जी का मान 5, ए का मान स्टार, टी का मान 3, ए का मान $। इसी प्रकार यहाँ पर टी का मान कितना 3, आना ओ का मान 2 और यू का मान 8 और परसेंटाइल का मान R। इन दोनों में से इसमें रखना है जिसमें आपका आंसर आ जाएगा, बस वहां से ढूंढ के यहाँ उठा के रखना है। इससे आसान क्वेश्चन होते ही नहीं भी। जैसे आपसे पहला कोड उठा रहा है यू, तो यू को क्या लिखा जाए, तो यू यहाँ 2 नंबर पे देखो लास्ट से, 2 नंबर पे क्या आपका 8 है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आर का देखो, आर क्या लिखा, लास्ट में आर है, तो आर को परसेंटाइल बोल दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ जी का कोड क्या है, जी फर्स्ट नंबर पे 5 नंबर है, ये लो। अब बोला ई का कोड क्या है, तो ये देखो आप ई लास्ट में तो $। है, तो ये जिस भी ऑप्शन में आपको मैच करेगा वो आपका आंसर है। 8 परसेंटाइल 5 और $, 8 परसेंटाइल 5 और $, ठीक है, 8 परसेंटाइल 5 और $। एग्जैक्ट आंसर इज दिस, वेरी आसान कर दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखे, एक और देखे, यहाँ भी सेम वही है, जिसके सामने जो लिखा उसी का मान है, तो उठा के मान रखना और कुछ भी नहीं करना है। चलो ए को ढूंढो, या ए दे रखा सेकंड लास्ट 9, तो ए की जगह आपने 9 लिख दिया। अब 8 ढूंढो, या सेकंड नंबर है परसेंटाइल हो जाएगा, ये लो। साथ ही साथ ऑप्शन भी देखते रहा करो भैया, अगर दिए गए विकल्पों में एक विकल्प 9 परसेंटाइल है तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे अपन, 9 परसेंटाइल इसमें भी है, 9 परसेंटाइल इसमें भी, इन दोनों में नहीं है, तो नीचे वाली और बचे अपने पास, ठीक है। तो एक और चेक करेंगे अक्सर, जिसमें पता चल जाएगा आपको, फिर आगे करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में समय बचाना है अपन को, तो समय बचाने के लिए साथ साथ चेक भी करते जाओ। अब टी देखो आप, तो टी फर्स्ट नंबर पर 7 आएगा, ये लो। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 परसेंटाइल 7, अगर ऑप्शन देखोगे आप तो 9 परसेंटाइल 7 एक ऑप्शन के अंदर है, देखो ये दिख रहा है 9 परसेंटाइल 7, और किसी के अंदर नहीं, देखो तो 9 परसेंटाइल 7 इज करेक्ट आंसर, 9 परसेंटाइल 7 इज करेक्ट आंसर। ये आपका इस प्रकार से देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में, 9 परसेंटाइल 7, ये होगा आपका 9 परसेंटाइल 7। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। इस प्रकार से अपन पॉसिबल कर सकते हैं, और इस प्रकार से आपके सामने हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्लियर है पे, कोई दिक्कत नहीं। 8 नंबर के बाद आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट टाइप नंबर 3। अगर टाइप नंबर 3 के बारे में बात करें तो यह है अंकों के कूट। क्या कूट है बताइए, अंकों के कूट है आपके सामने। और अंकों के कूट में क्या होता है, देखो सुनो, देखो किस सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है, इसको लिखा, इसको क्या लिखा जाएगा, तो भैया संकेतों कूट और अंकों कूट में अंतर ही नहीं, बस इतना सा अंतर है कि वहां पर संकेतों की जगह यहाँ अंक है, और यहाँ अंकों की जगह वहां संकेत है। वहां भी जिसके सामने जो लिखा उसका मान था, और यहाँ भी जिसके सामने जो लिखा उसी का मान है। जिसके सामने जो लिखा उसी का मान होता है, जिसके सामने जो लिखा उसी का मान होता है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहाँ जो जो लिख रहे हैं सबके मान है, जिसके सामने जो लिखे हैं। तो बताओ आर के सामने क्या लिख रहा है आपका 8, तो यहाँ आर के सामने 8 लिख दो। ए के सामने देखो ए यहाँ पर दे रखा मील, तो ए का तीसरे नंबर पे क्या है 2, ये 2 हो गया आपका। आई का कोड देखो 2 नंबर पे 4, और एल देखो वहाँ एल लास्ट में तो 7, तो ये देखो 8247, तो 8247 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 9, 8247 इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसानी से कर दिया, काफी इजी कर दिया। यहाँ भी ऐसे सेम टू सेम ये करना है, जिसके सामने जो लिखा उसी का मान। पहले ए का ढूंढो, ए सेकंड लास्ट है तो 7, फिर डी ढूंढो सेकंड लास्ट है 4, है ना। फिर आपका देखो डी ढूंढ लिया आपने, बी सेकंड लास्ट है 4 हो गया। फिर ओ ढूंढो, यहाँ सेकंड है 3, साथ में देख भी लो का 743 किस में दे रखा है, तो भैया 743 अगर हम नोटिस करेंगे तो डी के अलावा किसी में भी नहीं है। आगे के 3 अक्षर चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपने आगे के 3 चेक कर लिए ना, तो आगे के 2 चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इससे आपका आंसर आ गया तो फिर आगे चेक करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी, है ना। अगर आंसर नहीं आया तो फिर पूरा चेक करो, और आंसर आ जाए तो पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं भी है। बिल्कुल सिंपल, काफी इजीली करें। तो कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत के जो 2 टाइप मजेदार है, बिल्कुल सिंपल है। और अगर इस क्लास को देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता आपको किसी मैटर की, किसी प्रैक्टिस की, कोई अदर चीज की जरूरत पड़ने वाली है। 100% कर सकते हो भैया। तो मैंने आपसे पहले ही कहा भैया, ईमानदारी से पढ़ लो, औकात नहीं पेपर वाले की 49 में करा दे, 50 करा के दूंगा आपको। हम ही हमें तो क्या हमें, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अगर जब हम साथ में मिल जाएंगे ना दोस्तों, तो याद रखिएगा 50 में 50 करेंगे आप, ये गारंटी है।
चाहे बेस्ट दे लेना चाहे पीटीटी दे लेना, 100% पॉसिबिलिटी रहेगी आपकी। तो स्पेशली फोकस कर रहे हैं आपके ऊपर, ताकि जो बच्चे हैं ग्रामीण सेक्टर से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो 12th तक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। 12th तक तो आपने पढ़ा ही नहीं है सब्जेक्ट, जब 12th तक आपने देखा ही नहीं तो बच्चों को दिक्कत आती भी इस सब्जेक्ट में, है ना। तो कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सी गाइड, अरे कहीं जरूरत नहीं है। यूट्यूब खोलो, मेघराज गुरुकुल चैनल खोलो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो, कंप्लीटली विद डिटेल में पढ़िए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेक को ऐसे लिखा जा रहा है, काइट को ऐसे लिखा जा रहा है, तो रिब को क्या लिखा जाएगा, ऐसे आपसे पूछा है। रिब को लिखा जाएगा, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। चलो रिब का निकालते हैं। आर के सामने क्या लिख रहा है, देखिए आप आर का, देखो आर कहाँ पर है आपका, आर 2 नंबर पे है तो 1 आ जाएगा। आई का कोड देखो, आई 2 नंबर पे 7 आ जाएगा। बी फर्स्ट नंबर पे 5 है, 175 इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल और काफी इजी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से इसके सामने जो लिखा उसी का मान। अब एबीसीडी की शुरुआत इसने ऐसा बताई भी है, तो 1 नंबर पे बताया इसने, तो आप जानते हैं 1 नंबर पे और एन 14 नंबर पे और डी 4 नंबर पे। जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो 19 बिल्कुल सही जा रहा है। तो मतलब कुल मिला के आपको अंकों को जोड़ना कितने नंबर पे आता है, तो आप जानते हैं बी 2 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है आपका, और टी जो आपका 20 नंबर पे आता है, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 23 प्लस 23 हो जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल है। तो एग्जैक्टली आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 23। एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका कितना हो जाएगा, बी प्लस 23 हो जाएगा। ये अपन कर सकते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे ए को जो डिनोट किया गया है वो 5 डिनोट किया गया है। ए की जब बात करिए वो 5 नंबर पे है, मतलब एबीसीडी 1 से शुरू हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा करनी है। एच होता है 8 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे और एन होता है आपका 14 नंबर पे। जब हम सबको जोड़ रहे हैं तो जोड़ कर देखो 22 और 5 27, एकदम सही जा रहे हैं भैया। तो यहाँ भी ऐसे करना है, आप जानते हैं पी 16 पे होता है, ई जो है वो 5 पे आपका और एन जो है 14 पे आपका। तो अगर इनको जोड़ने को जो 21 और 14 कितना हो जाएगा आपका, 21 14 35 हो जाएगा 35। तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका 35। काफी आसानी से और काफी इजीली कर पा रहे हैं भाई। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में हॉस्पिटल का दे रखा है आपको और आपसे पोस्टल का पूछा है, तो भैया जिसके सामने लिखा उसी का अंक है, तो वो अंक जितने हॉस्पिटल में अंक उतने अक्षर दे रखे हैं हमें, ठीक है। चलो देखो पी कितने पे, 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे क्या हुआ 7 है, ये 4 नंबर पे 7। अब देखो ओ 2 नंबर पे, यहाँ पर 2 नंबर पे क्या है आपका 2, ये लो। एस 3 नंबर पे, 3 नंबर क्या है 5। टी है आपका नीचे से थर्ड लास्ट, तो ये हो गया 6। अब ए कहाँ पर है, वो भी लास्ट में, तो ये आपका ए 1 लिख दिया, ठीक है। अब क्या एल है, एल है 8, कुल मिला के वहां से उठा के यहाँ रखा और कुछ भी नहीं, 7 2 5 6 1 8। एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कोई भी समस्या नहीं है, बिल्कुल सिंपल, काफी इजीली कर रहे हैं। अंक को कूट भी अपन काफी आसानी से और काफी फेवरेबल कर रहे हैं, भी बिल्कुल सिंपल तरीके से और काफी इजीली अप्रोच कर रहे हैं और आसानी से हो भी रहा है, ठीक है भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आपको उसको लैंग्वेज में सुनेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नेम को 4258 लिखा जाए तो मीन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, जिसके सामने लिखा उसी का अंक है, इसका अंक ये है, इसका अंक ये है, इसके सामने लिखा उसी का मान है। तो एम का मान देखो, सबसे पहले एम सेकंड लास्ट है तो 5 हो जाएगा आपका। ई जो है लास्ट में 8 हो जाएगा। ए जो आगे पीछे किया और कुछ भी नहीं किया, ए 2 नंबर पे 2 हो जाएगा और एन जो है फर्स्ट पे वो 4 हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर 5824, 5824 इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं, कितनी आसानी से कर पा रहे हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही और काफी इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 16। और क्या कह रहा है देखो सुनो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एसएससी को 1993 लिखा जाए तो बीसीसी को क्या लिखा जाएगा। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है वो लिखा है। एस आता है 19 नंबर पे, अगेन जो एस है वापस 19 नंबर पे, और जो सी है अंत में वो 3 नंबर पे। तो कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है उनके नंबर लिखे जिसमें आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ भी ये करेंगे अपन, आप जानते बी आता है आपका 2 नंबर पे, अगेन बी आता है आपका 2 नंबर पे और सी आता है आपका 3 नंबर पे, ये लो। तो एग्जैक्ट आंसर हो गया आपका 2 2 3। पॉसिबल आंसर आपका 2 2 3 इज करेक्ट आंसर। ये हो गया आपका आंसर 2 2 3। तो मैंने कहा था आपसे वीडियो की शुरुआत में, बच्चों की सुविधा के हिसाब से और एग्जाम में आए प्रश्नों के हिसाब से इस चैप्टर को अपन ने कंप्लीटली 4 भागों में बांटा था। उसमें से शुरुआत के 2 भाग बिल्कुल आसान थे, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी नामों कूट या अंकों या संकों कूट आपसे पूछे जाए तो इस प्रकार से काफी इजीली और काफी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं भी। अब अंकों और संकेतों को नामों का
कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता आपको गलती होने की संभावना है, काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजीली कर सकते हैं दोस्तों। क्लासें पसंद आ रही हो, गांव गांव ढाणी ढाणी तक आपके आसपास के गाँव तो लोगों तक पहुंचाओ। काफ़ी यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे जो बच्चे सिटी में नहीं आ सकते, ऑनलाइन कोर्स नहीं ले सकते, पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से 50 लाने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आ जाए ना दोस्तों तो अपने कम से कम 10 दोस्तों को और शेयर कर दीजिए, मजा आ जाएगा आपको। बस हमारा वही सफल हो जाएगा, ये समझ लो हमारी गुरुदक्षिणा वही है कि आप लोगों को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासें हम रोजा आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। इस प्रकार से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।